गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, ऐसा है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि जितने भी हायर ऑर्गेनिम्स हैं उसमें बॉडी के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, चाहे वो रेस्पिरेटरी गैसेस हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, हार्मोन्स हो, विटामिन्स हो, सबका ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड फॉर्म में होता है। इसीलिए हायर ऑर्गेनिम्स में टिश्यू फ्लूइड होते हैं। और टिश्यू फ्लूइड में मैंने आपको बताया था ब्लड एंड लिम्फ, जिसमें ब्लड के बारे में हमने डिटेल आपको स्टडी कराया था। इसमें हम लोग ब्लड प्लाज्मा देखे थे, एंड फॉर्म एलिमेंट सारा देखे थे। फिर मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। आज का जो टॉपिक है वो है क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। एक्चुअली ऐसा है कि ब्लड को बोला जाता है क्या, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, एंड इट इज कॉल्ड लाइफ सेविंग फ्लूइड। आपको कुछ नहीं मिला, लाइफ सेविंग क्यों? क्योंकि यही आपके लाइफ को सेव रखा है। क्यों? कि जितना भी रिक्वायरमेंट चाहिए ब्लड के द्वारा ही बॉडी में सब जगह जाता है। तो इस चीज को याद रखने का। अब है क्या कि यदि आप पूरा हेल्दी हो, यदि कहीं मेजर कट हो जाए और ब्लड का लॉस हो जाए, बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, तो डेथ भी हो सकता है। जैसे एक हेल्दी पर्सन है, इसमें ब्लड की क्वांटिटी क्या होती है, 5 to 5.5 लीटर, यानी 5 से 5.5 लीटर। यदि 40% ब्लड लॉस हो जाए तो जानते हो क्या होगा? हार्ट का काम क्या है? हार्ट ब्लड को पंप करता है नहीं, और वही प्रेशर बनाता है। तो हार्ट को बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब यदि ब्लड ही नहीं रहेगा तो प्रेशर क्या बनाएगा? और जब प्रेशर नहीं बनेगा तो बॉडी में क्या होगा, ब्लड का सप्लाई रुक जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई रुकेगा तो बाकी ऑर्गन को छोड़ दो, ब्रेन में कुछ ही सेकंड में यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो कोमा में चला जाएगा, और कोमा के बाद फुल स्टॉप भी लग सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए बॉडी का अपना मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का, वो खुद ही क्लॉट कर लेता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। एक्चुअली जो क्लॉटिंग का स्टैंडर्ड टाइम होता है 1 to 6 मिनट है नहीं, लेकिन यदि मेजर कट हुआ तो ये 5 to 10 मिनट के अंदर में वो भी क्लॉट हो जाना चाहिए। लेकिन यदि सारा क्लॉटिंग फैक्टर अवेलेबल हो तो ब्लड अपने राइट टाइम पर 1 to 6 मिनट में क्लॉट हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। यहां ध्यान से देखना। तो सपोज दिस इज द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर में जब ब्लड बहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। लेकिन यदि कहीं रैप्चर हो गया, पिन लग गया, कट गया, इंजरी हो गई, अब साधारण सी बात है, जब आप कोई न्यू टूथब्रश लाते हो और जब आप स्पीड से ब्रश कर देते हो तो क्या होता है कि गम में जो फाइन ब्लड कैपिलरीज है वो भी रैप्चर कर जाता है, और उससे भी मुंह में ब्लड आता है, और कुछ देर के बाद वो ब्लड आना बंद हो जाता है, यानी क्लॉट हो जाने के बाद आपका ब्लड नहीं आएगा। तो यहां ध्यान देना है कि जैसे यहां इंजरी हुआ तो ब्लड का बहना स्टार्ट होगा। तो जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और जब ब्लड वेसल से बाहर आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कहते हैं। अब है क्या कि ब्लड क्या है, ब्लड को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। अब है लिक्विड लाइक या फ्लूइड लाइक, फ्लूइड लाइक है। अब यह क्या होगा कि जैसे ही इन्वायरमेंट में आएगा तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन चलता है, और यह फ्लूइड लाइक ब्लड बदल जाएगा जेली लाइक क्लॉट। तो कन्वर्सन ऑफ फ्लूइड लाइक ब्लड इनटू जेली लाइक क्लॉट इज कॉल्ड ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये याद रखने का, ये ब्लड क्लॉटिंग हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारा फैक्टर। जो फैक्टर ब्लड से आता है, यानी ब्लड और ब्लड प्लेटलेट से, जैसे यहां ब्लड बह गया है तो यहां थोड़ा देखना है कि जैसे कोई इंजरी हुई तो इंजरी में तो ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स टिश्यू का बना हुआ है,
तो जो टिश्यू में इंजरी होगा, टिश्यू में इंजरी होगा, तो इससे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक, क्योंकि बाहर से आ रहा, ब्लड टिश्यू से आ रहा है, इसलिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और जो ब्लड बह के आया, तो ब्लड के साथ क्या है, ब्लड में दो चीजें, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो ये प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर, इस क्लॉटिंग फैक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कुल मिला करके क्लॉटिंग के लिए 12 फैक्टर्स इंवॉल्व होते हैं कुल मिला के। ऐसे तो 13 फैक्टर है, इसमें फैक्टर नंबर 6 यहां मैं लिखा हूं। दिस आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर और दिस इन इंट्रिंसिक फैक्टर, प्लाज्मा का फैक्टर है, प्लेटलेट्स का फैक्टर है, और ये है इंट्रिंसिक फैक्टर, है नहीं। तो कुल मिला के 12 फैक्टर्स इंवॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में। अब हम आपको देखते हैं स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कैसे इसका स्टेज होता है। तो 3 स्टेज में ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाता है। 3 स्टेज में। व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? तो नंबर 1, स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें हम लोग 3 स्टेप देखें। पहला स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स, ये पहला स्टेप में होगा। दूसरा में क्या होगा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स क्या करता है कि कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ये सेकेंड स्टेज में थ्रोम्बिन। और थर्ड स्टेज में क्या होगा कि तीसरा क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजेन, इसको बदल देगा फाइब्रिन में, और जैसे ही फाइब्रिन बनेगा ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तीनों स्टेप को आपको बताते हैं कि किस तरह से यह क्लॉटिंग स्टार्ट होता है। तो यहां ध्यान रखना है कि इंजर्ड प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू से, जैसे यह डैमेज प्लेटलेट्स, इससे निकलता है, ये रिलीज करता है एक केमिकल, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये रिलीज करता कौन, डैमेज और इंजर्ड प्लेटलेट्स। तो यहां पर है डैमेज टिश्यू से रिलीज होता है ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्चुअली क्या है, ये फॉस्फोलिपिड फैक्टर है, फॉस्फोलिपिड फैक्टर है। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर 3, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी तरह यह भी एक केमिकल रिलीज होता है कि डैमेज टिश्यू से जो केमिकल रिलीज होता है उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन फैक्टर, और ये भी है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के 2 सोर्स हो गए, एक क्या हो गया डैमेज प्लेटलेट्स, दूसरा क्या हो गया डैमेज टिश्यू। इसको इंट्रिंसिक, इसको एक्सट्रिंसिक, ध्यान देना है। अब है कि ब्लड प्लाज्मा में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम आयन से कंबाइन करता है, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन से कंबाइन करके और बनाता है एंजाइम्स, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। यही पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, ये बन गया। अब है जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज बनेगा तो ये पहला काम क्या करेगा कि जो ब्लड प्लाज्मा में, यानी प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के साथ में क्या आया है, केमिकल है हिपेरिन भी रहता है। हिपेरिन को बोलते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट, जो बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है।
तो वह क्या करेगा, ये तो जब बहा है तो हिपेरिन भी आया है, तो हिपेरिन को यह क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। कौन, प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिवेट्स थ्रोम्बिन ए, फाइब्रिन ए, हिपेरिन को इनएक्टिव करता है। एक्चुअली हिपेरिन को ब्लड थिनर भी कहा जाता है, इसके काम को ही स्टॉप कर देगा। तो क्या होगा कि अब जैसा चाहेगा क्लॉटिंग फैक्टर वैसा कर पाएगा। तो ये है, अब देखना है ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, दूसरा एक सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि एक दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। यह इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन। अब इस पर क्या होगा कि कैटालाइज रिएक्शन करेगा। कौन, थ्रोम्बिनेज, इसको कैटालाइसिस करेगा, कैटालाइज कर देगा, यानी ब्रेकडाउन कर देगा। अब ब्रेकडाउन करके क्या करेगा कि प्रोथ्रोम्बिन को, यह इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देगा। एक्टिव थ्रोम्बिन, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोटीन। अब इसके साथ क्या है कि कुछ, चूंकि यह कैटालाइज कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, तो कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स में भी यह टूटेंगे, स्मॉल पेप्टाइड्स भी बनाएगा। यह हो गया सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेप में एक सोलेबल प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। यह भी ब्लड प्लाज्मा में। अब फाइब्रिनोजेन पर काम करेगा कौन, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिन। एक्चुअली क्या होता है कि यह पोलराइज रहता है, इसको डीपोलराइज कर देगा, और डीपोलराइज से यह होता है सोलेबल। ये सोलेबल प्रोटीन है, प्लाज्मा में ये घुला हुआ है, इसको इनसोलेबल फाइब्रिन में बदल देगा, इनसोलेबल फाइब्रिन। तो पहले यह फाइब्रिन मोनोमर बनाता है, मोनोमर, बाद में इसका पॉलीमराइजेशन करेगा और फाइब्रिन का थ्रेड बना देगा। जब फाइब्रिन का थ्रेड बनेगा तो यह क्या करेगा कि सपोज जहां पर यह इंजर्ड टिश्यू है, जहां यह इंजरी हुआ था, वहीं पर जाकर के यह फाइब्रिन का मेश बनाएगा, इस तरह नेटवर्क बनाएगा, बन गया। अब चूंकि यहीं इंजरी हुई थी तो ब्लड यहीं से बह रहा था, तो यहां से जो ब्लड कॉर्पसल्स आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यह सारा का सारा यहां फंस जाएगा और इसी को बोलते हैं क्लॉट। तो इतना सारा रिएक्शन के बाद यह फाइनल जैसे होगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। और कुछ देर के बाद, क्लॉटिंग के कुछ देर के बाद क्या होता है कि इसमें कंट्रैक्शन होता है, थोड़ा कंट्रैक्ट करेगा, तो इससे आता है फ्लूइड जिसको हम लोग बोलते हैं सीरम। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि यदि प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड सीरम, एंड सीरम नेवर क्लॉट, सीरम कभी जमता नहीं है। यहां एक चीज और है कि इसको, इसमें देख रहे हो एक चेन ऑफ रिएक्शन है, यानी एक रिएक्शन स्टार्ट होता है जहां एंड करता है, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो दूसरे रिएक्शन के साथ उसका फर्स्ट प्रोडक्ट बन के रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो एक साइंटिस्ट थे मैकफार्लेन, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था कैस्केड थ्योरी ऑफ ब्लड कोagulation। कैस्केड मतलब होता है चेन ऑफ रिएक्शन। तो ब्लड क्लॉटिंग एक चेन ऑफ रिएक्शन है, और जब तक फाइब्रिनोजेन नहीं बनता, जब तक एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तब तक यह रिएक्शन चलते रहता है, और एक के बाद दूसरा, एक स्टेप खत्म होता है तो दूसरा स्टेप शुरू होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं चेन ऑफ रिएक्शन। अब यहां एक चीज और कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, इसको बनाने के लिए विटामिन के इज वेरी एसेंशियल, के है नहीं, इसीलिए इट इज, मैंने प्रोथ्रोम्बिन को लीवर बनाता है, तो विटामिन के इज वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। यदि इसकी कमी हो जाए तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, और प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिर इस चेन ऑफ रिएक्शन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, है ना, एंड फॉर दिस विटामिन के इज रिक्वायर्ड। इसके लिए विटामिन के की जरूरत होती है। अब मैं बताऊं कि इतना सारा फैक्टर है, ये है, आप यहां से करोगे फैक्टर 1 से लेके 13 तक, तो 13 तक जो फैक्टर है, इसमें केवल फैक्टर 6 को हटा देंगे तो बाकी 12 फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि सारा फैक्टर का मैं नाम लिख दिया हूं। इंट्रिंसिक फैक्टर को 2 पार्ट में बांट दिया, प्लाज्मा फैक्टर और प्लेटलेट फैक्टर, क्योंकि प्लाज्मा फ्लूइड है और उसमें प्लेटलेट्स है। तो ये प्लाज्मा फैक्टर है, ये प्लेटलेट फैक्टर 3 ठो है, देखो 3 ठो है।
है ना, 4, 10 एंड 5, और ये बाकी ये देख रहे हैं ये प्लाज्मा फैक्टर्स है। उसी तरह एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो टिश्यू से निकला है, डैमेज टिश्यू से, इसमें 1, 2, 3, 4 फैक्टर है। तो कुल मिला के 12 फैक्टर्स है, यहां याद रखने का। अब इसमें क्या है कि ये सारे फैक्टर 12 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आप स्टूडेंट हो, इसको याद करना, बुक से लिखना, ये आपका काम है। जैसे मैं भूला जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरे को कौन सा एग्जाम देना है, लेकिन आपको नहीं भूलना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। और आप बुक से देख करके इसका नाम मैं तो दे दिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका नाम भी लिख सकते हो, लेकिन आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा लिख पाओगे। तो इस तरह ये हो गया ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, है ना। यदि दिक्कत होगी तो फिर हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे, है ना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।